हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विकी कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोबा टेक्निकल में। आज हम जो आईटीआई कैंडिडेट हैं उनके लिए जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है उसी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का टॉपिक होता है आईटीआई सीटीआई सीआईटीएस वगैरह में के सिलेबस में, और इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जो रेड कलर का बटन है इसे आप दबा के सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पे तो आपको वो नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करना। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स ये जो है ये एक पहले तो इसका जो बेसिक है पहले ये जान लेते हैं हम कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो क्या है और इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। फिर इस सारा पूरा डिटेल वगैरह में पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले अगर हम इस फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है कि विज्ञान की एक शाखा है। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। जैसे विज्ञान है उसको कई भागों में बांटा हुआ है। पहले तो जैसे जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान है और भौतिकी विज्ञान है। वैसे ही भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत भी जो विज्ञान की जो शाखा है उनको और आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे जैसे ऊष्मागतिकी हो गई आपके पास, लिक्विड से रिलेटेड हो गई। ऐसे अलग अलग जो फिजिक्स की जो ब्रांचें उनमें डिवाइड किया गया है। उनमें से जो एक ब्रांच आती है वो आती है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्लूइड होते हैं, जो तरल, ऐसे तरल जिनमें बहने के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम फ्लूइड बोलते हैं। उनका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं इस वाली शाखा के अंदर। तो अगर इसकी जो मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें तरल पदार्थों पर लगने वाले बल, जो तरल पदार्थ होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, उन पे जो बल लगते हैं, उन बल व उनके क्या है प्रवाह का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है इस वाली शाखा के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो विज्ञान की शाखा है ये, और इसमें क्या किया जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम उसके जो फ्लूइड है, फ्लूइड में जो बल लग रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और उनके जो प्रवाह है वो प्रवाह के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनका प्रवाह है वो कैसे होता है। तो ये है फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लूइड के बारे में। हम फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसके बारे में जो ये फ्लूइड नाम आ रहा है, इस फ्लूइड के बारे में जान लेते हैं कि ये फ्लूइड है क्या। तो फ्लूइड का एक पॉइंट तो मैंने पहले बता दिया था कि फ्लूइड में क्या है, बहने का गुण क्या है पाया जाता है। यानी कि जब भी आप इनको गिराओगे तो ये क्या है, बहना शुरू कर देंगे। तो फ्लूइड में क्या है, बहने का गुण पाया जाता है। अब जो दूसरी डेफिनेशन है जो फ्लूइड की है वो क्या है, वो फ्लूइड की क्या है, वे पदार्थ है जिन पे क्या करें कोई बाह्य बल कौन से टाइप का, स्पर्श करते हुए। जैसे ये जल है, जल बह रहा है, जैसे जल है, जल बह रहा है, तो उसको ये ऐसे स्पर्श करते हुए, ये क्या है, स्पर्श करते हुए अगर हम कोई बल लगा रहे हैं तो उस बल लगाने पर क्या हो जाता है, बल लगाने पर इन बलों के प्रभाव से क्या हो जाता है, और प्रभाव से क्या है, उनका प्रभाव का क्या है, सॉरी, विरोध नहीं करता। इन जो ये बल लगेगा उन पे, उस बल का अगर वो विरोध नहीं करते हैं तो उन्हें हम क्या कह देंगे, वो फ्लूइड कह देंगे। यानी कि अगर कोई भी फ्लूइड से कब बोलेंगे, जब हम उस पर कोई शेयरिंग या स्पर्श रेखीय बल लगाएंगे, तो उस बल लगाने से अगर वो इसका विरोध नहीं करता है या डिफॉर्म हो जाता है, अब जो डिफॉर्म हो जाता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। तो अगर इंग्लिश वाले अगर देखें, अगर इसकी इंग्लिश वाली जो डेफिनेशन है, तो फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म अंडर एन अप्लाइड शेयरिंग फोर्स। फ्लूइड क्या है, एक मटेरियल है, मैटर है, जो कि क्या करता है, कंटिन्यूसली क्या हो जाता है, डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म मतलब होता है, अगर जैसे
अवस्था में परिवर्तन करना। अवस्था में जैसे ऐसे नहीं, जैसे ठोस से द्रव ये वाली अवस्था नहीं, यानी कि अपना जो अपनी जो शेप साइज है, और या बोल सकते हैं हम उसके आयतन में बोल सकते हैं, या फिर उसके क्षेत्रफल वगैरह में। क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड में क्या होगा, चेंजेस किस में आएंगे, उसमें आयतन में, लिक्विड में चेंजेस आएंगे आयतन में। तो ये क्या है, दैट तो फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म अंडर एन अप्लाइड शेयरिंग फोर्स। और फ्लूइड आर ए फेज ऑफ मैटर, ये क्या है, पदार्थ की क्या है, एक अवस्था है। एंड इट इंक्लूड लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। यानी कि अगर आप फ्लूइड की अगर बात करोगे तो फ्लूइड है वो क्या है, पदार्थ की अवस्था है। और ये अवस्थाओं में ये कौन कौन सी अवस्था में आपको मिल सकता है, ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है, हो सकता है वो कोई लिक्विड हो सकता है, लिक्विड भी एक तरह का क्या है, फ्लूइड है। और हो सकता है वो गैस के रूप में हो, तो गैस के रूप में भी वो क्या है, फ्लूइड हो सकता है। और जो प्लाज्मा है, अगर वो प्लाज्मा के स्टेट में है तो वो भी क्या हो सकता है, एक फ्लूइड हो सकता है। तो ये हो गई आपकी फ्लूइड की डेफिनेशन। इसके बाद में अब आगे चलते हैं, दूसरा जो अपना जो पॉइंट है उसके बारे में। अब जो फ्लूइड है, फ्लूइड के बाद में हम बात कर लेते हैं, फ्लूइड है, फ्लूइड के जो आगे है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड होते हैं, वो तरल होते हैं, उन तरलों का जो गुण है, उन गुणों के बारे में हम एक एक करके जो भी गुण है उनका हम बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा जो प्रॉपर्टी में जो सबसे जो पहले जो पॉइंट हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा डेंसिटी। डेंसिटी हिंदी में इसको बोलते हैं हम घनत्व है, ठीक है। जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम कभी कभार क्या बोलते देते हैं, डेंसिटी को कभी कभार हम क्या बोल देते हैं, मास डेंसिटी। इसका जो दूसरा नाम है, इसे ओब्लिक करके लिख रहा हूं मैं, क्या दूसरा कहता हूं, मास डेंसिटी, इसी का दूसरा नाम है। कंफ्यूज ना हो कि जैसे कभी कभार जैसे मास डेंसिटी किसी के बारे में पूछा हो तो आपको जनरली, अगर मास डेंसिटी भी अगर आपके पास दिया हो तो आप इसको क्या डेंसिटी से ही समझेंगे कि ये क्या है, डेंसिटी दी हुई है। अगर जैसे देता है कि ए मैटर हैज मास डेंसिटी ऑफ इतनी, तो आपको यही समझना कि वो किसकी बात कर रहा है, डेंसिटी की बात कर रहा है। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है, मास डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि मास डेंसिटी क्या होती है। मास डेंसिटी का मतलब होता है जैसे किसी जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड के आयतन में, कोई फ्लूइड है, फ्लूइड का कोई ना कोई आयतन होगा। जैसे कोई जल हो सकता है, तो जल का क्या है, कोई ना कोई आयतन होगा। उस आयतन के अंदर जितना द्रव्यमान मौजूद है वही क्या कहलाएगा, उसकी डेंसिटी कहलाएगी। किसी फ्लूइड के आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, एक बार मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक समझा देता हूँ, फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको कि तो ये जो है ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी की जो परिभाषा है वो है कि किसी फ्लूइड के लिए इकाई आयतन। अब ये कहीं जगह इकाई ना मिलो तो कंफ्यूज ना, यानी कि ये समझ लेना कि उसका जो आयतन दिया हुआ है उसी की बात हो रही है। जो इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान उपस्थित होता है वो द्रव्यमान क्या कहलाता है, उसका मास डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, किसी फ्लूइड के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है, वो आपका द्रव्यमान क्या कहलाएगा, आपका मास डेंसिटी। अगर इसका जब सिंबल की अगर बात करूं, इसको जो प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो करते हैं रो। रो कुछ ये पी थोड़ा इस टाइप का, ये जो रो इसे बोलते हैं हम रो। और इसको ये इसका जो अगर एक फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो क्या है, इकाई आयतन में उपस्थित क्या है, द्रव्यमान। तो आयतन में ये इकाई आयतन है और उसमें जो उपस्थित द्रव्यमान कितना है, m। सपोज मैं m मान लेता हूँ, m द्रव्यमान है, इकाई आयतन है, कोई इकाई आयतन में क्या है, m द्रव्यमान उपस्थित है। तो जो इसको आयतन जो क्या हो जाएगा आपके पास,
m अपॉन v। यहाँ m क्या है, मास, और v क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा इसका एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे अगर आप इसको आयतन को अगर समझोगे तो कैसे समझोगे। देखो ये मेरे पास एक पानी की बोतल है और इसमें कुछ ना कुछ एक थोड़ा फ्लूइड भरा हुआ है। ये क्या है, फ्लूइड है, यानी तरल पदार्थ भरा हुआ है। अब देख रहे होंगे आप, ये अगर ये भरा हुआ है तो यहाँ इसका कुछ ना कुछ अगर मैं नापूं तो ये कुछ आयतन होगा, यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ आयतन हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं इसका नापता हूँ, इसका जो आयतन है वो आयतन निकल के आता है मेरे पास में कितना, जैसे मैं इसको लीटर में नापता हूँ तो मेरा जो आयतन निकल के आया, सपोज एग्जांपल के रूप में कितना निकल के आया, वो सपोज 400 ml निकल के आया। ये 400 ml, ठीक है, ये 400 ml निकल के आया। और जो हमारा जो, अब मैंने क्या किया, इसी ये जो जितना जो आयतन था, ये पानी था, इसी को मैंने क्या किया, अब इसको इसका वजन किया। जब मतलब मैंने एक जो हमारा जो मास है, मास मेजरमेंटिंग मशीन है जो हमारे तुला होता है हमारे पास, उससे क्या है, हमने इसका मास कैलकुलेट किया। तो हमने जब इसको वजन किया तो अब हमारे पास निकला कि ये कितना हो गया है, कितना है इसका वजन, कितना है वॉल्यूम, तो इसका इतना निकला। और इसका जो द्रव्यमान निकला m, जब इसको वजन किया गया तो हमें निकला ये 200 ग्राम। सपोज एग्जांपल के रूप में ये से 200 ग्राम निकला। तो अब जो इन दो चीजों से हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो लिक्विड या जो फ्लूइड इसके अंदर बोतल में भरा हुआ है उसका क्या कर सकते हैं हम, इसका डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी, अब यहाँ से देखोगे डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास कितना है इसका, 200 ग्राम, ठीक है, और जो वॉल्यूम कितना है, 400 ग्राम। तो 2 शून्य से आपकी क्या है, 2 शून्य कैंसिल हो गई, और 2 का पाड़ा एक बार, ये 2 का पाड़ा 2, और आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.5, ये क्या आ गई। और इसका जो यूनिट है, यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या है, मास, मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। यहाँ पे किस में मापा है हमने, मिलीग्राम में नापा है, तो यहाँ पे हम ग्राम लगा देते हैं। और नीचे क्या था, ये ml में, तो ml, यानी कि आपके पास जो आंसर निकल के क्या आया है, ये जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या क्या है, उसका जो डेंसिटी है वो कितना है, 0.5 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ग्राम प्रति मिलीलीटर। ये आपका ये एग्जांपल हो गया है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो, ये तो हो गया हमारा इसकी समझने की बात। अब इसके बारे में थोड़ा सा इसकी जो यूनिट है, यूनिट वगैरह के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी अगर इकाई की अगर बात करें, यूनिट की अगर बात करें, यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट अगर हम यहाँ से देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखो इसके लिए जो है, अगर डेंसिटी की अगर हम यूनिट निकालेंगे तो वो क्या आएगी, यहाँ पे ऊपर देखो फॉर्मूले ऊपर क्या है, मास। और मास को अगर हम ऐसा ही पद्धति में मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम में, तो ऊपर क्या आ जाएगा, किलोग्राम। और बट्टे नीचे क्या है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम को ऐसा ही पद्धति में किस में नापते हैं, वॉल्यूम को ऐसा ही पद्धति में मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब। तो इसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट क्या निकल के आया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी कि जो भी जो डेंसिटी हमारे पास किसी भी मेटेरियल की आएगी वो कुछ पॉइंट नंबर लिख के होंगे और उसके आगे लिखा होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये तो आ गई है आपके पास ऐसा यूनिट। अब बात कर लेते हैं इसके सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है। तो जो इस वाली जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट में अगर आप देखोगे तो जो द्रव्यमान है, हम द्रव्यमान को किस में नापते हैं, ग्राम में। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, ग्राम में। और जो हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को किस में नापते हैं हम, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमारे पास जो इसका सीजीएस मात्रक निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा हमारे पास, ग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये इसका क्या हो गया, सीजीएस मात्रक हो गया है, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब मैं थोड़ा सा एक रिलेशन आपको बता देता हूँ, कुछ रिलेशन है वो आपको समझा देता हूँ कि जब भी क्या होगा कि अगर आप देख रहे हो ये किसका मेजरमेंट है, एक्चुअल में जो डेंसिटी है वो किसका मेजरमेंट है, डेंसिटी किसका मेजरमेंट है कि उस आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा
अगर आप देखो ये ऊपर वाली संख्या अगर ज़्यादा होगी, ये वाली संख्या ये वाली इस जो वॉल्यूम है इसमें ये वाली ये ज़्यादा होगी, तो क्या निकल गया, ये वाला जो हमारे पास जो डेंसिटी है वो एक्चुअली हमारे पास क्या निकल के आएगी, ज़्यादा निकल के आएगी। ये डेंसिटी क्या निकल के आएगी, ज़्यादा निकल के आएगी। तो हम इसे अगर जैसे किसी लिक्विड के लिए अगर हम जैसे रो की बात करें, तो अगर रो अगर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, उसमें जाहिर सी बात है उसमें जो उसका जो मास है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये जो डेंसिटी है अगर किसी मैटेरियल किसी फ्लूइड के लिए क्या है, कम है, तो इसका मतलब है उसके जो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान है वो भी क्या है, कम है, जिसका जो मास है वो भी कम है। मतलब कि वो उसके जो उसमें जो उसके जो अणु है वो क्या है, थोड़े दूर दूर हो सकते हैं, यानी कि कम है उसमें, डेंस वो थोड़ा क्या है, विरल है, घना नहीं है। और जिसमें अगर जिसका घनत्व ज्यादा है वो क्या है, थोड़ा सघन है, यानी कि पास उसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, पास पास के हैं। तो ये हो गया आपका डेंसिटी के बारे में। ये हो जाने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड कुछ जो मटेरियल है जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि उसका स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो कौन से हैं और उनका जो डेंसिटी है वो कितना होता है। तो जो हमारे पास हम जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड यूज करते हैं वो है हमारे पास वाटर। वाटर को हम एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड की तरह यूज करते हैं। और जो वाटर है, जो वाटर की जो डेंसिटी हमारे पास में होती है, वाटर की जो डेंसिटी है, वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, वो होती है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन अभी आप ये देख रहे होंगे आज सिर्फ पीछे हमने देखा था कि डेंसिटी को किसमें, केजी प्रति मीटर क्यूब, लेकिन ये कहना थोड़ा सा गलत रहेगा। इसके साथ मैं थोड़ा और बताता हूँ कि इसके साथ अगर आप इसको बोलो कि जैसे अगर आपको कोई पूछे कि आपके वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो आपको आप क्या बताओगे। जैसे आपने बताया कि 100 केजी तो 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब, लेकिन इससे थोड़ा सा अच्छा होगा कि अगर आप इस तरीके से बताएं कि जो वाटर की डेंसिटी है वो क्या होती है, ये जो डेंसिटी है वो कहाँ ली गई है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर का जब टेम्परेचर 4 डिग्री होता है तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है आपके पास, 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। ये कहने से ज्यादा बेटर होगा कि वाटर की डेंसिटी 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब है। इससे ज्यादा बेटर होगा कि अगर हम ये कहें कि वाटर की डेंसिटी वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितनी होती है, 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। क्योंकि जो डेंसिटी है वो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होती है, बदलती रहती है। जो डेंसिटी है उसका मान क्या है, बदलता रहता है। इसीलिए हमें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये बात करनी पड़ेगी कि डेंसिटी क्या है और कितनी। किसी अगर स्टैंडर्ड के लिए बताए तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि हमारी इतने डिग्री सेल्सियस पे इतने डिग्री होता है। ठीक है, अब आगे हम इसका थोड़ा जो ग्राफ है, ग्राफ के बारे में समझेंगे। जो वाटर है उसकी डेंसिटी का जो ग्राफ है कि उसकी जो डेंसिटी है वो किस प्रकार से बदलती है और उसका जो रिस्पेक्ट है जो घनत्व है वो किस प्रकार से वो बदलता है। तो अब हम समझ लेते हैं जो वाटर है, वाटर का जो डेंसिटी है उसका जो हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वो आप समझ लेंगे। तो उसको वो है होता कैसे है। तो आप ये जो इस जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, टेम्परेचर लिया है, किसके लिए, वाटर के लिए। और इस तरफ है, इस तरफ क्या लिया है मैंने, डेंसिटी को दर्शाया है, ताकि हम इसका जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वो देख सकें। तो अगर आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर वाटर के लिए इसकी जो डेंसिटी है वो देखोगे तो आप
यहाँ से ग्राफ से आपको पता लग रही होगी कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये बार बार क्या है, बदल रही है। जैसे टेम्परेचर बदलता है डेंसिटी क्या होती है, बदल जाती है। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे जब आपका 2 डिग्री जब सेल्सियस टेम्परेचर है वाटर के लिए, तब इसकी डेंसिटी देखो कुछ और है, ठीक है। और जब आपका जो 4 डिग्री सेल्सियस है, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस हुआ तब क्या हुआ, ये जो अपना पीक पे पहुंच गया। पीक कितना है देखो यहाँ पे 100 पे, यहाँ पे मैक्सिमम पीक पे पहुंच गया है। डेंसिटी कितनी हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। और जैसे ही जैसे ही टेम्परेचर और आगे बढ़ा तो क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्या है, फिर से क्या हो गई है, कम हो गई है। और धीरे धीरे फिर क्या होगा, और ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो जो वाटर है, वो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी हमें मिलती है वो हमें 4 डिग्री सेल्सियस पे मिलती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। उससे कम तापमान पर भी क्या होता है, उसकी डेंसिटी जो 4 डिग्री सेल्सियस नीचे जो का तापमान है वहां भी डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। और जो 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा का जो तापमान है वहां भी क्या होगी, वहां भी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये इसका जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वाटर का, वाटर डेंसिटी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वो आपको उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। के लिए ही सिर्फ इतना ही, और आगे हम डिस्कस करेंगे हम अपने अगले वाले वीडियो में। अगर आपको पूरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, और अपने जो जिनको इस ऐसे जो मटेरियल की ज़रूरत है उनके पास शेयर कर दे। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।